हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को दिया हुआ है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। यहाँ पर दो लेंस हैं, एक स्मॉल लेंस है, एक लार्ज लेंस है। जो स्मॉल फोकल लेंस है उसे हमने ऑब्जेक्ट पीस का नाम दे दिया और जो लार्ज फोकल लेंथ है उसे हमने आई पीस का नाम दे दिया। यहाँ से यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट पीस की वैल्यू को हमने जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस के साथ उसे हमने पी नॉट कह दिया और दो रेज निकलेगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक सेंटर ऑफ द लेंस में से, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर के। दोनों जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेंगी वहाँ पे बनेगी बेटा एक इमेज और इस इमेज का फासले को हमने प्रेजेंट किया हुआ है क्यू नॉट के साथ। अब उसने हमें गिवन में पी नॉट दिया हुआ है और एफ नॉट दिया है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है और हम फाइंड करें क्यू नॉट की वैल्यू। तो चलिए हम क्यू नॉट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। दूसरा हमारे पास गिवन में इसने हमें दिया हुआ है फोकल लेंथ इसकी, ये जो आई पीस है यहाँ पर हमारी आंख है जिसकी वजह से हम उसको देख रहे हैं, तो आई पीस की उसने फोकल लेंथ हमें दी है और कहता फाइंड करें क्या पीई की वैल्यू। पीई जो है ना वो इस इमेज को ये वाला लेंस एज ए ऑब्जेक्ट लेगा और इसका जो फासला है उसे हम पीई का नाम देंगे और इसी तरह से हमारे पास जो इस लेंस से जहाँ तक का फासला है उसे हम क्यू ई का नाम देंगे। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है बेटे। एक तो हमने क्यू नॉट फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का फासला, इमेज का फासला, ऑब्जेक्ट लेंस से इमेज का फासला, पीई का मतलब क्या है आई पीस जो है वहाँ से ऑब्जेक्ट का फासला और क्यूई का मतलब क्या है कि आई पीस से इमेज का फासला। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये फासला है ये क्यू नॉट है और यहाँ से यहाँ तक का फासला पी ई है। इन दोनों को अगर प्लस करें तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके आता है एल के। तो लिहाजा हमारे पास जो एल की वैल्यू है क्यू नॉट प्लस पी ई। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर आगे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्यू नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर पी नॉट प्लस 1 ओवर क्यू नॉट। नॉट हमने ये नीचे जो ओ का निशान लगाया है इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट लेंथ की डिस्टेंस। यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको एक तरफ कर देते हैं और 1 ओवर पी को उधर ले जाकर जो है वो माइनस कर देते हैं 1 ओवर एफ में से। जब इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे बेटा इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन निकलेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट क्यू नॉट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एल लेंस जो है दोनों बराबर है कि क्यू नॉट प्लस। अब जब एल की वैल्यू मेरे पास और क्यू नॉट की वैल्यू मैंने निकाली है 1 और पी उधर जाकर माइनस हो जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों डायरेक्शन और नेगेटिव साइन यहाँ पर शो करता है बेटे
न्यूमेरिकल नंबर 5.6 की बात करते हैं। ये है जी न्यूमेरिकल नंबर 5.6। क्या पढ़ना हमने? फिर से मेरे पास एक कंपाउंड मैट्रिक्स है जिसमें ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या बन रहा है जी, यहाँ पर एक इमेज बन रहा है, आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब इस इमेज में हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था Q0 और PE, जो कि बेसिकली इन दोनों लेंस के दरमियान L डिस्टेंस को जाहिर करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल्स में गिवन में हमारे पास बेटा एक तो उसने ऑब्जेक्ट लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है, दूसरा उसने हमें इसी का जो P0 का डिस्टेंस हम कहते हैं P0, ये वैल्यू हमें दी हुई है। और सेकंड वन वो कहता है कि फाइंड करेंगे, एक तो क्या Q0 फाइंड करें, दूसरा हमारे पास जो है वो PE की वैल्यू भी उसने हमें नहीं दी हुई, जबकि FE और डिस्टेंस जो इसमें QE की वैल्यू यानी कि इमेज का फासला, वर्चुअल इमेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से जब दोनों रेज मूव करेंगी इस ऑब्जेक्ट से आगे, इसको एज ए ऑब्जेक्ट ये वाला लेंस जो है, ये लेंस इसको एज ए ऑब्जेक्ट मानते हुए जब दो रेज पास करेगा तो उसके बिहाइंड कहीं पीछे जाकर एक बड़ा सा लार्ज वर्चुअल इमेज, रेक्ट इमेज बनेगा। तो उस इमेज का जो डिस्टेंस है वो उसने दिया हुआ 25 सेंटीमीटर वर्चुअल इमेज का, और इस बड़े लेंस की जो फोकल लेंथ है वो भी उसने हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमने फाइंड क्या क्या करना है हमारे पास बेटा, एक तो हमने फाइंड करना है Q की वैल्यू, दूसरा हमने PE की वैल्यू फाइंड करनी है, तीसरा हमारे पास L की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और चौथा मैग्नीफिकेशन। और हमारे पास L का फार्मूला मैंने पहले भी आपको ये लिखवा दिया हुआ था, Q0 प्लस PE इसका फार्मूला, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक PE का Q0 का फासला है और यहाँ से यहाँ तक PE का फासला है, दोनों को प्लस करें ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके आ जाता है, लेंस के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे किसको, Q0 को। Q0 को फाइंड करने के लिए यहाँ देखिए हमने एक फार्मूला लगाया जो कि पहले भी आप यूज कर चुके हैं, 1/f0 इज इक्वल टू 1/P0 प्लस 1/Q0। यहाँ से 1/Q0 का जो फार्मूला बनाऊंगा तो ये 1/P0 को उधर ले जाके माइनस कर दूंगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/Q0 इज इक्वल टू किसके, 1/f0 माइनस 1/P0। छोटी सी कैलकुलेशन है, मैंने आपको छोड़ दी है, आपने जैसे इनकी वैल्यू पुट करके एलसीएम लेना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर Q0। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड करनी है PE की, तो अगेन इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, जहाँ पे नॉट था वहाँ पे E आ जाएगा, E मतलब आई पीस लेंस, ये वाला लेंस की बात हो रही है। तो इसके मुताबिक जब वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास 1/FE इज इक्वल टू किसकी है, 1/PE, और 1/QE की जगह यहाँ पर हम DE की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो डिस्टेंस ने में दिया हुआ है वर्चुअल इमेज का, क्योंकि ये वर्चुअल है इसलिए इस प्लस को यहाँ पर हम किस में, माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और इस माइनस की वैल्यू को हमने फाइंड करना आगे, बेसिकली यहाँ से निकालना हमने PE। तो इसके लिए आप इक्वेशन बना लें, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1/PE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/, यहाँ पर हमारे पास जो है वो D आ जाएगा, ये 1/D जो है वो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस करने के बाद यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके PE की वैल्यू फाइंड कर लें, जो कि ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ रही है, 2.7 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। अब हमारे पास PE की वैल्यू भी आ गई है, Q0 की वैल्यू भी आ गई है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, L की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और L की वैल्यू मेरे पास फाइंड हो रही है जी 8.7 सेंटीमीटर। अब लास्ट पे हमारे पास वैल्यू रह गई है, हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन, जिसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी हुई है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या वैल्यू है जी, Q0/P0, यहाँ पर मैंने 6/1.82 पुट कर दी वैल्यू, और उसके बाद फिर 1 प्लस D की वैल्यू है 25 और FE की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। इन सारी वैल्यूज़ को जब कैलकुलेट किया, एलसीएम वगैरह लेकर कर लेंगे आप, तो मेरे पास जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई वो है 47 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। ये क्या है इसकी मैग्नीफिकेशन, ये था 10.6 न्यूमेरिकल मैंने 5 लिख दिया, सॉरी,
ये है 10.6 न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है सबको बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूमेरिकल 10.9। इन दोनों को डिस्कस करेंगे आपके सामने। लेट्स सी एवरीवन। सबसे पहले बात करेंगे 10.7 के हवाले से। 10.7 में हमारे पास अगेन क्या है, एक माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें हमारे पास जो लाइट यूज़ की जा रही है फॉर व्यू एक वीएन के लिए, उसकी जो वेवलेंथ है वो है बेटा 589 नैनोमीटर। कितनी वेवलेंथ है बेटे? 589 नैनोमीटर। और इसी तरह से हमारे पास उस के लेंस का जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना है जी? 0.9 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यूज उसने हमें गिवन में दी हुई हैं। इसके अलावा उसने हमें एक मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू भी दी है जिसको हम व्यू कर सकते हैं। उसको मैंने लैम्डा डैश का नाम दे दिया। अब ये जो लैम्डा डैश है इसकी वैल्यू है आपके पास 400 नैनोमीटर। अब दूसरी तरफ हमारे पास जो हमारे टारगेट्स हैं, जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो हमने फाइंड करना है लिमिटिंग एंगल, और लिमिटिंग एंगल के साथ साथ हमने फाइंड करना है मैक्सिमम लिमिटिंग ऑफ रेजोल्यूशन। ये दो वैल्यूज़ हमें जो है वो उसने कहा है कि जो फाइंड करें। तो चलिए देखते हैं इनको फाइंड करने का क्या तरीका है। पहला फार्मूला हमारे पास यहाँ पर गिवन में मौजूद है। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो लैम्डा 1 है ये यूज़ होगा इस अल्फ़ा 1 के लिए, और ये लैम्डा प्राइम जो है ये बेसिकली यूज़ होगा अल्फ़ा प्राइम के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, आपने बुक में पढ़ी होगी 1.22 लैम्डा 1 ओवर डी। जैसे मैंने इनकी वैल्यूज पुट की तो मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा है वो हमारे पास इक्वल टू किसकी आ जाएगी? 8×10⁻⁴। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह से अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूँ किसकी? अल्फ़ा प्राइम की, जो कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आएगा? 1.22 अगेन लैम्डा बाय डी। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा। अब ये जो लैम्डा है वो लैम्डा प्राइम है, और लैम्डा प्राइम की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है 400। तो मल्टीप्लाई 10⁻⁹, क्योंकि यहाँ पर नैनो है इसलिए -9 आ रहा है। यहाँ पर भी -9 था क्योंकि इसके साथ भी नैनो की वैल्यू है, नैनोमीटर। तो लिहाजा नेक्स्ट हमारे पास जब उसकी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो होगा 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ रेडियन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10.9 न्यूमेरिकल। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है बेटा ये 10.9 न्यूमेरिकल। इसको देखिएगा ज़रा बड़े गौर से। हमारे पास यहाँ पर दो डायग्राम मैंने बनाई हैं। एक डायग्राम में आप देख रहे होंगे ग्लास और एयर मीडियम है, जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास है वो ग्लास और वाटर मीडियम है। अब वो कहते हैं कि दोनों में लाइट ट्रैवल कर रही है। हमें मालूम है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से क्या करती है? ये एक नॉर्मल है MN, वो नॉर्मल से क्या करती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंगल। हम फर्ज करते हैं कि ये जो थीटा सी है ये वो क्रिटिकल एंगल है जिसके ऊपर हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव एंगल है वो इक्वल टू किसकी हो जाता है? 90। अगर आपको याद हो तो हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ी थी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पे इंसिडेंट एंगल अप्रोच कर जाए किसके ऊपर? 90 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अप्रोच कर रहा है ये कितना है? 90 डिग्री हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी? जो कि हमने उसने क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, और इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हमने फाइंड करना है, जबकि उसने एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको जो है वो बुक में गिवन दिया हुआ है, जो कि कितना है? 1 है। अब हम यहाँ पर थीटा 2 की अगर बात करें तो ये 90 डिग्री जो है वो हमारे पास थीटा 2 है। ये क्रिटिकल एंगल जो है वो थीटा 1 कंसिडर कर लें, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी है? 39 डिग्री। और इक्वेशन क्या बनेगी? बाय स्नेल्स लॉ
इक्वेशन बनती है हमारे पास n1 sin थीटा 1 और इस तरह से n2 sin थीटा 2 है। अब sin थीटा 1 बेसिकली यहाँ पे ये इस क्रिटिकल एंगल का नाम है और इस क्रिटिकल एंगल को ही हमने थीटा 1 का नाम दिया हुआ है। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज sin 39 1 आ गया यहाँ पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और sin थीटा 2 की जगह क्या आ जाएगा sin 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की वैल्यू यू नो दैट कि sin 90 तो इज इक्वल टू किसके होता है, ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया जी 1 और इसके नीचे हम डिवाइड कर देंगे किसको, ये वाली वैल्यू को sin 39 जो है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जहाँ पर हमारे पास n1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 1 को जब sin 39 पर डिवाइड करेगा तो मेरे पास आंसर आएगा बेटा 1.59 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया, अगला जो कंपेयरिंग है वो ग्लास का और वाटर का है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर लिया। दूसरी तरफ उसने हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ था गिवन में, और उसी तरह से हमारे पास पैरेलल टू द सरफेस होने की वजह से क्रिटिकल एंगल और ये एंगल 90 डिग्री उसने हमें गिवन में दिया हुआ है। उसी के मुताबिक हम क्रिटिकल एंगल अब हमने फाइंड करना है किसका, यहाँ पर इन ग्लास और वाटर के दरमियान जो क्रिटिकल एंगल है वो फाइंड करना है। और इसके लिए हमारे पास एक तो ये एंगल, सेकंड एंगल जिसे हम नाम देते हैं थीटा 2, ये गिवन में है 90 डिग्री, और n2 की वैल्यू गिवन में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, और ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.59, ये हमने अभी नीचे फाइंड किया है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें अगेन स्नेल्स लॉ के मुताबिक, तो थीटा 2 की जगह sin 90 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 की वैल्यू n2 से मल्टीप्लाई करेगी एज इट इज रहेगा, 1 यहाँ से क्या करेगा n2 के नीचे डिवाइड होकर ये हमारे पास बेटा जी एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि क्या है क्रिटिकल एंगल की इक्वेशन है, sin थीटा c इज इक्वल टू n2 ओवर n1। इस साइन को उस तरफ ले जाएं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो 1.33 और 1.59, जब इनकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास बाय डूइंग एंड टेकिंग इनवर्स वी गेट द आंसर इज 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारे पास आ जाएगा जी क्रिटिकल एंगल। तो ये एक न्यूमेरिकल थे दो 10.7 और 10.9। आप सोच रहे होंगे कि सर जो है वो 8.10 न्यूमेरिकल भूल गए हैं, मैं भूला नहीं हूँ बेटा, क्योंकि ये दोनों ही एक ही टॉपिक से रिलेटेड थे, तो इस वजह से इनमें एंगल फाइंड करने थे, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 10.10 में हमने इसलिए इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी बेटा क्रिटिकल एंगल पर ही डिपेंड करता है। तो पहले ज़रा इन न्यूमेरिकल्स को क्लियर कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम आपको दिखाई गई है, इस डायग्राम के अंदर 3 पोर्शन हैं बेटे। यहाँ पर सबसे पहले तो रे जो है वो कहाँ से आ रही है, एयर में से आएगी और ये मूव करेगी कोर के अंदर। कोर के ऊपर वाला हिस्सा क्या है इसका, क्लेड, तो यहाँ से वो क्लेडिंग में, क्लियर। तो यहाँ से जो बनने वाला एंगल है, हमने ये कुछ एंगल्स फाइंड करने हैं। लेट्स सी एवरीवन, हमें मालूम है कि जैसे ही एयर से ये कोर में जाएगी तो कोर के अंदर यहाँ पर इस रे के साथ एक एंगल बनेगा जिसे हमने नाम दिया है क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल हमने जो है ना फाइंड करना है, जबकि हमें पता है कि ये क्रिटिकल एंगल है उस वक्त जब ये रिफ्रैक्टिव एंगल कितना बनाए 90 डिग्री। तो सबसे पहला जो पोर्शन होगा हमारा वो होगा कोर और क्लेड, ये कोर है और क्लेड, इस पोर्शन अंदर वाले पोर्शन को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ से बाहर आएंगे और डिस्कस करेंगे किसको, एयर और कोर को। तो चलिए पहले अंदर वाले टॉपिक को, यहाँ से जो हमारे पास ये लाइन आ रही है कोर से क्लेड की तरफ बना रही है 90 डिग्री एंगल, इसका हमने क्रिटिकल एंगल जिसे इंसिडेंट एंगल कहेंगे वो हमने पहले फाइंड करना है। जबकि हमारे पास कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और क्लेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दोनों में दिए गए हैं, और तीसरा हमारे पास जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास गिवन में मौजूद हैं। हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल ऑफ कोर को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद आगे फर्दर इंसिडेंट एंगल फाइंड करेंगे एयर का। ये हमारे 2 टारगेट हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे कोर और क्लेड के हवाले से। तो
तो उसी तरह से हमारे पास बेटा स्नेल्स लॉ अप्लाई होगा, जैसे कि पहले फॉर्मूले में हमने अप्लाई किया था, n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2। अब n1 यहाँ पर बेसिकली कोर और क्लेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कोर की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 1.6 ये दी हुई है, जबकि हमारे पास n2 की वैल्यू जो है वो क्या है 1.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से इनके जो एंगल है, क्रिटिकल एंगल तो हमने फाइंड करना है थीटा सी, इसको हम इधर ही रहने देंगे। यहाँ पर जो साइन है वो रिफ्लेक्टिव एंगल है, वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपको पता है 1 के इक्वल होता है, 1 को 1.4 से मल्टीप्लाई करें 1.4 आ जाएगा, ये 1.6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब इस वैल्यूज़ का हम क्या लेंगे, सारी वैल्यू का साइन इनवर्स लेंगे, तो थीटा सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 61 डिग्री। अब गौर करें बेटा, अगर ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 61 डिग्री क्रिटिकल एंगल की, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, तो हम टोटल 90 में से 61 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 29 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ एयर और कोर के हवाले से, तो एयर और कोर में जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल किसी भी लाइन को अगर कोई लाइन कट करे तो उसका दो लाइंस को, तो उसका ये वाला एंगल नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर जो इसका रिफ्लेक्टिव एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 29 डिग्री बन रहा है एयर के लिए। अब हमने क्या फाइंड करना है, एयर का थीटा आई फाइंड करना है। तो चलें एयर के थीटा आई को फाइंड करते हैं, इंसिडेंट एंगल को। तो यहाँ पर हमारे पास अब एयर और कोर का फार्मूला लगेगा, फिर से स्नेल्स लॉ, n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2। अब n1 यहाँ पर क्या है, एयर है, तो एयर की जगह 1 पुट कर देंगे, और क्योंकि हमारे पास दूसरी वैल्यू कोर है, तो कोर की जगह 1.6 जो कि यहाँ पर में वैल्यू मौजूद है। और इसके साथ के एंगल में साइन आई थीटा आई जो है, थीटा आई तो हमने इंसिडेंट एंगल फाइंड कर लिया, जबकि रिफ्लेक्टिव एंगल हमारे पास यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया था 29 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं, हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे 0.976 जाके इन्वर्स हो जाएगा, और हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल ऑफ थीटा आई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा बेटा 51 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। ये था हमारे पास 10.10 न्यूमेरिकल। अब चलते हैं जी 10.8 न्यूमेरिकल 10.8 न्यूमेरिकल की तरफ से, जिसका आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। तो हमारे पास है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बेटा जो उसकी मैग्नीफिकेशन है वो दी गई है हमें 5, जबकि लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एक तो f0 की वैल्यू फाइंड करनी है जिसे हम नाम देते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, और दूसरा हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है किसकी, आई पीस की। दो लेंस आपको पता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक। तो हमने इन दोनों की क्या करनी है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, जबकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास गिवन में क्या मौजूद है, f0/fe, ये बुक में आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 5 वैल्यू पुट करता हूँ इसकी, तो मेरे पास ये फार्मूला f0 किसके बराबर आएगा, fe उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी f0 = 5fe। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में याद होगा आपको कि लेंस का जो फासला निकाला था, मैंने आपको ना MCQs में भी बेटा बताया था कि इसमें FE + FO दोनों को ऐड करें तो हमारे पास किसका डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस। तो L का फॉर्मूला हमारे पास आता है उसी तरह से f0 + FE। अब मैं यहाँ पर दो वैल्यूज पुट करूँगा, एक तो वैल्यू पुट करूँगा लेंस की जो कि उसने 24 दी गई है, और दूसरी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर किसकी, f0 की, जो कि वैल्यू बेटा f5e + fe वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पर टोटल वैल्यू बन जाएगी 24 = 6fe, और मैं यहाँ से अगर fe की वैल्यू निकालूँ तो 24/6, एंड बाय कैंसलेशन वी गेट द वैल्यू = 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर मेरे पास fe की वैल्यू आ गई। अब इसी fe की वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा बेटा किसके लिए, किसी ऊपर कोई सी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दें। फ़र्ज़ करें मैं इसी के अंदर पुट कर देता हूँ f0 = 5 × fe के अंदर, तो f0 = 5 × fe की वैल्यू है 4, और मेरे पास इस तरह से आसानी से वैल्यू आ जाएगी
सेंटीमीटर। दिस इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। और इससे पहले हमने फोकल लेंथ निकाल ली थी किसकी, आई पीस की। तो ये था हमारे पास 10.8 न्यूमेरिकल। 10 चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम हुई तो कल क्लास में बेटा ट्यूसडे वाले दिन आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।